सरकारपेक्षा भयंकर हे सरकार आहे. मग आम्ही एवढं भरून सुद्धा मी तुमच्या घरामधलं आता असलेले पाणी हे 100% अशुद्ध पाणी आहे, हे मी तुम्हाला साबित करून दाखवतो. आता हे आम्ही एवढं कर भरल्यानंतरही आम्हाला अशुद्ध पाणी का बरं येते, याचं कारण आहे आम्ही निवडून देणारे जे आमचे लोकप्रतिनिधी आहेत ते फक्त पैसे कमावण्याच्या भानगडीत राहतात. ते कधीच आमच्या लोकांवर आम्ही मोठे झालोत, आमच्या समाजावर आम्ही मोठे झालोत, त्या लोकांचं विचार केलं पाहिजे हे कधीच विचार करणार. मायबापावर फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा जय म्हणण्यानं काही फरक पडणार. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारानं जगलं पाहिजे. राष्ट्रसंत तुकाराम महाराज म्हणतात, जे का रंजले गांजले तोची मने जो आपले तोची साधू ओळखावा देव तेथेची जाणावा. माय आमचे जे बुद्ध आहेत, आमचे जे बसवण्णा आहेत, आमचे जे तुकाराम महाराज आहेत, ते काय म्हणतात की जे रंजले गांजल्या लोकांचा विचार करतात ते खरे आमचे पुढारी होऊ शकतात, ते खरे आमचे नेते होऊ शकतात. मी तुम्हाला सांगतो, आज नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष झालेले लोक आज त्यांच्यामध्ये त्यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये किती बदल होणार हे कधी विचार करा तुम्ही. आज 5,000 रुपये खिशात नाही त्या माणसांकडे करोडो रुपये आहेत. हे पैसा कुठून येवलाय? आम्ही रात्र दिवस मेहनत करलेल्या, आमचे लेकरं बाळ मेहनत करलेल्या, आमच्याकडे लाख रुपये बघायला घरामध्ये हुडकून काढलं तर भेटणार नाही. आमच्या सेव्हिंग अकाउंट मध्ये लाख रुपये भेटणार, पण यांच्याकडे करोडो रुपये कुणीकडून येवल्यात हे माझे मुस्लिम बांधव सुद्धा विचार केलं पाहिजे. अरे यार, धर्माच्या नावानं हे लोक आम्हाला वेगवेगळं करून आमचे वोट बँक तयार करून आलेत, वोट बँक घेऊन आलेत आणि नंतर आमच्याकडे हे एक वेळेस सुद्धा येऊन बघणार झालेत. गेल्या बारीला आपण मतदान करून 9 वर्ष झालेत. या 9 वर्षामध्ये 9 वेळेस तरी हे नगराध्यक्ष नगरसेवक आलेत काय आपल्याकडे? मला एक गोष्ट सांगा, तुमच्या घरची घरात बुडलं नाली काढण्यासाठी किती महिन्याला एक वेळेस येते? मला माहित आहे 4-4 महिने येणार, पण याचं कर घेतेत की नाही? घेतेत. मग आम्हाला जे मत मागण्यासाठी आज येऊन आमच्या पायावर डोकं ठेवलेत, मला एक गोष्ट सांगा, पाया पडण्याची गरज का पडते यांना? मला एक गोष्ट सांगा, हळदून काढलेले आमचं लेकरू जल्दी पाया पडणार ह्यानी का बरं पडतेत पाया आमचे? बरं, पाया पडल्यानंतर इलेक्शन जात होते 2 तारखेला, 3 तारखेला निकाल लागते, 4 तारखेला हे तोंड दाखवतेत काय बघा. ह्याचे पाया पडतो म्हणलं तर हे लवकर भेटणार. म्हणून मी तुम्हाला एकच सांगतो, महामानवांना जर बघायचं असेल तर महामानवाचं विचार मजबूत करणं महत्वाचं आहे. मला तुम्हाला एकच सांगायचं आहे, नगरसेवक म्हणजे आपल्या वार्डातल्या प्रत्येक महिलांसोबत आणि नागरिकांसोबत त्यांच्या सुखात दुःखात उभा राहणं म्हणजे नगरसेवक राहते. नगरसेवक म्हणजे आमच्या कोण्या कोपऱ्यामध्ये जर बल्ब नसेल, खांब नसेल तर उजेड करणं हे नगरसेवकाचं काम असते. नगरसेवक म्हणजे आमच्या गल्लीमध्ये, मला एक गोष्ट सांगा, आज आपल्या गल्लीमध्ये किती घाण आहे, याचं कारण आपले नगरसेवक राहतात, हे नगरपालिका राहते. म्हणून तुम्ही आज विचार करा, पक्क विचार करा, येणाऱ्या 2 तारखेला तुम्हाला 5 वर्ष तुमच्या प्रतिनिधित्व करणारा माणूस निवडून द्यायचा आहे. म्हणून मी तुम्हाला एकच विनंती करतो, 2 तारखेला पहिल्यांदा तुम्ही गॅस सिलेंडरवर बटन दाबा. गॅस सिलेंडरवर याच्यासाठी बटन दाबा की हे लोक निवडून आल्यानंतर यांना विरोध करणारा एक तरी माणूस नगरपालिकात गेला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही 3 आहोत, 3 सुद्धा आम्ही नगरपालिकात जाऊन यांची पोळी भाजू देणार नाही. हे दोघंही काय करतात, आता भांडून घेतात, नंतर निवडून आल्यानंतर हे दोघं वाटून खाणारे भाऊ बनतात. कोणी विरोध करणार? विरोधामध्ये राहणारा नेता सुद्धा पाकिट खाते आणि सत्तेत असलेला नेता सुद्धा पाकिट खाते. याचं सर्वात जास्त नुकसान गोरगरिबांचं होते, श्रीमंताचं होईना. म्हणून मी तुम्हाला एकच विनंती करतो, येणाऱ्या 2 तारखेला पहिल्यांदा गॅस सिलेंडरवर बटन दाबा आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती करा. एवढंच बोलू इच्छितो. धन्यवाद. जय भीम, जय बुद्ध, जय पैगंबर. है, इसके बाद में ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हमारे हरदिल अजीज उम्मीदवार सैयद बासित साहब से दरख्वास्त करता हूँ तो अपने ख्यालात का इजहार करें. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. आप सभी को प्यार भरा सलाम, जय भीम. दोस्तों, आज की यह सभा देगलूर नगर पालिका निवडणूक के संदर्भ में वंचित बहुजन आघाड़ी के तीनों उम्मीदवार की
सभा है जिसके अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य उपाध्यक्ष और नांदेड़ जिले की बुलंदतोप जनाब फारूक अहमद साहब यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं और बहुत जल्द आपसे खिताब करेंगे। दोस्तों, प्रभाग क्रमांक 11 आज़ाद कॉलोनी से मेरी वालदा मोहतरमा ने वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पर लड़ने का फैसला किया। हमारी ये सोच थी कि पिछले कई सालों से हम ये देखते आ रहे हैं, जब से हमने होश संभाला, समाजी जिंदगी के अंदर कदम रखा, तो इन सियासी जमातों का जो काम करने का तरीका है वो तरीका ये है कि इनके कुछ ठराविक लोग होते हैं, ठहरे हुए लोग होते हैं, वो उन्हीं को टिकट देते हैं, उन्हीं को इलेक्शन लड़वाते हैं, चाहे वो 15 साल 20 साल यानी 3-4 मरतबा हार भी जाए तब भी वो उन्हीं के उम्मीदवार होते हैं, अगर वो जीत जाए तब भी वो उन्हीं के उम्मीदवार होते हैं। हर बार वो पार्टी बदलते हैं। इलेक्शन के करीब में लोगों से कहते हैं कि मैंने पार्टी इसलिए बदली कि यहाँ पर मुझे काम नहीं करने दिया गया, और मैं परेशान होता हूँ कि भाई आखिर ऐसा कौन सा काम है जो पार्टी करने नहीं देती। अगर वो अपने कार्यकर्ता को काम नहीं करने देगी तो बढ़ेगी कैसा। तो वो काम ये होता है कि वो अपना घर भरना चाहता है, अपना जेब भरना चाहता है, और जब वो उसे मौका नहीं मिलता है तब वो अपनी पार्टी को बदलता है। और ये खेल मुल्क की आज़ादी से लेके अब तक चला आ रहा है, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये खेल खत्म होना चाहिए। हम लोगों की जो सियासी बसीरत है इतनी कमजोर हो चुकी है कि मैं समझता हूं कि अभी बहुत सारे लोगों ने इस बात पर गौर भी नहीं किया होगा कि इस काउंसिल के अंदर, इस इलेक्शन के अंदर मुसलमानों की क़ियादत जीतने से पहले ही कम कर दी गई। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो मुझे शायद रहनुमाई करेंगे इस मामले के अंदर कि हर बार इलेक्शन में कम से कम मुस्लिम समाज को कांग्रेस और राष्ट्रवादी की जानिब से 8-8 सीटें दी जाती थी, लेकिन इस बार सिर्फ 6 सीटें दी गई, यानी कि आपको जीतने से पहले ही आपको खत्म कर दिया गया, आपको कम कर दिया गया, आपकी नुमाइंदगी यहीं पर कट कर दी गई। और उसमें से सिर्फ 2 वार्ड या 2 सीटें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि वो आप जीत रहे हैं आसानी से। बाकी की जो 4 सीटें हैं वहां पर आपकी हार हो सकती है, यानी मुसलमानों की जो पिछली नुमाइंदगी 5 थी वो यहाँ पर इस बार सिर्फ 2 या 3 तक सीमित हो सकती है। अजीज दोस्तों, क़यादतें यूं ही खड़ी नहीं होती। क़यादतें खड़ी करने के लिए आपको मनसूबाबंदी करना पड़ता है, आपको सियासी शतरंज की बिसात को समझना पड़ता है। उस बिसात को मैंने अपने नजरिए से समझा। मेरे कायद फारूक अहमद साहब की निगरानी में मैंने जितनी सियासत को सीखा उसके अंदर मुझे एक चीज समझ में आई कि प्रभाग क्रमांक 11B से एक मुस्लिम उम्मीदवार जीत सकता है, सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने अच्छे किरदार की बुनियाद पर। और उस वार्ड के अंदर चूंकि मेरा और मेरे जानने पहचानने वालों का एक बड़ी तादाद में वोट है, तब मैंने वहां पर जब अपनी नुमाइंदगी की दरख्वास्त पेश की तो कुछ लोगों की जानिब से ये बात आने लगी कि अरे भाई आप यहाँ पर आ रहे हो इस मैदान के अंदर, आपके आने से फला फला साहब को नुकसान हो जाएगा। तो मुझे ये बताइए कि इस बात की मैं क्यों कर फिक्र करूं कि मेरे आने से किसी को नुकसान हो रहा है या किसी को फायदा हो रहा है। ये सियासी मामला है। यहाँ पर अगर सियासी मैदान में मैं आऊंगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लोगों को नुकसान भी होगा और किसी को फायदा भी होगा। लेकिन जब मैं अपनी कौम की क़यादत की जब बात करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसी कोई पार्टी नजर नहीं आती जो इखलास के साथ यहाँ के दबे कुचले पिछड़े तबकों की क़यादत को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रही है। जितने सीनियर सियासी कायदीन हैं और जो नौजवान सियासी कायदीन हैं उनके लिए इन दोनों पार्टियों के अंदर दरवाजे बंद कर दिए गए। ये लोग जब जाते हैं अपनी अपनी पार्टियों में तो अंदर से दरवाजे खिड़कियां सब कुछ लगा देते हैं और कह देते हैं कि भाई हमारे लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तुम कहाँ। सलाम वालेकुम, जय भीम, जय लहूजी, जय सेवालाल। सर्वात प्रथम मी आमचे मार्गदर्शक स्वर्गीय खैसर देशमुख साहेब आणि माझे जिवलग मित्र स्वर्गीय सय्यद निसार भाई यांना त्रिवार वंदन करतो। आणि या सभेला सुरुवात करण्यापूर्वी भारत देशातील सर्व महामानवांना नतमस्तक होतो आणि मी आज या ठिकाणी आपल्या या प्रचार सभेला संबोधित करण्यासाठी आपल्या सर्वांचे मार्गदर्शक, राज्याचे प्रवक्ते तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष, आमचे मार्गदर्शक आदरणीय फारूक अहमद सर आणि सर्व उपस्थित मान्यवर, माझ्या बंधू भगिनींनो,
मी आपल्या समोर थोडक्यात माझे विचार मांडणार आहे. ज्यावेळेस मी नगरसेवक होतो, नगरसेवक असताना मी केलेले कामे आपल्या सर्वांना माहीतच असतील. मी निवडून आल्याच्या नंतर सर्वात प्रथम प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये आमचे मार्गदर्शक मुफ्ती मुख्तारुद्दीन साहेबांच्या सोबत मी निवडून आलेलो असताना आम्ही आमच्या प्रभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास कामे केलेली आहे. आणि याच विकास कामाच्या बळावर नंतर मी भारतीय संविधानाचे निर्माते विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा माझ्या स्वखर्चाच्या 5 लाख आणि सर्व देगलूर शहरातील दानशूर व्यक्तीकडून आपण निधीच्या माध्यमातून जमा करून बाबासाहेबांचा पुतळा बांधलेला आहे. आणि यानंतर सर्व महापुरुषांचे पुतळे आपण निर्माण केलेले आहे. आज गोरगरीब विद्यार्थी आहेत, त्यांना शिक्षण घेणं अवघड झालेलं आहे. मुंबई पुणे या ठिकाणी जाणं कठीण परिस्थिती आहे. म्हणून देगलूर नगर परिषदेच्या वतीनं आपण भव्य दिव्य अशी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर डिजिटल अभ्यासिका निर्माण केली. आणि त्यामध्ये सर 2 वर्षामध्ये 50 विद्यार्थी अधिकारी झालेले आहेत. आणि त्यानंतर या देगलूरमध्ये एक मोठे अधिकारी माझे जिवलग मित्र होते. आणि देगलूर मधली कुठलीच स्मशानभूमी आणि कब्रस्तान ही 7/12ला नोंद नव्हती. त्यांना धरून आम्ही 7/12ला नोंद केली आणि कब्रस्तानची स्मशानभूमीची आम्ही नोंद त्या ठिकाणी करून भव्य दिव्य प्रमाणात त्याचं सुद्धा काम केलेलं आहे. आणि आपण पाहत असाल की अनेक जण नगरसेवक झाले, नगराध्यक्ष झाले आणि अनेकांना 5 वर्ष शिकण्यातच जाते. पण मी या 5 वर्षाच्या काळात ऐतिहासिक असे काम केल्यामुळं ही जनता माझ्या पाठीशी आहे. आणि काँग्रेस सोडण्याचं एक मुख्य कारण तुम्हाला सांगू इच्छितो. आपल्या सर्वांना माहित असेल, इथला एक पूर्वाश्रमीचा दादा, स्वयंघोषित दादा हा नगराध्यक्ष झाला, सर्वांना घेऊन चालल असं आम्हाला वाटलं होतं. आणि सर त्याला भाषण सुद्धा येत नव्हतं, त्याला भाषण मी शिकवत होतो. हे सर्वांना माहित आहे का? माहित असेल तर हात वर करा. आणि देगलूर शहरामध्ये 250 कोटीपर्यंतची निधी आपण आणलेली आहे. आणि याच्यात मोलाचा वाटा सय्यद निसार भाई, मुफ्ती मुख्तारुद्दीन साहेब, महमूद भाई, बालाजी टेकाळे असे अनेक लोक आम्ही सर्वजण मिळून या ठिकाणी भव्य दिव्य असे निधी आणून विकास कामे केलेली आहोत. आणि सर मला सांगायला अभिमान वाटेल की ज्या वेळेस मुस्लिम बांधवांसाठी काय करायला गरज पडली त्या वेळेस मी मुस्लिम बांधवांसाठी धावून गेलेलो आहे. ज्यावेळेस CAA NRC सारखा काळा कायदा या ठिकाणी निर्माण केला जात होता, लागू केला जात होता, त्यावेळेस संबंध महाराष्ट्रातून बौद्ध बांधवांच्या वतीनं मी पुढाकार घेऊन देगलूर मध्ये सर्वात मोठा मोर्चा काढला होता. आणि अनेक असे आपण विकास कामे केलेली आहेत. आणि आज काँग्रेसमध्ये आपल्याला आपल्या लोकांसाठी लढता येत नव्हतं. आपण जर काही निर्णय घ्यायला गेलं, कोणाच्या पाठीशी उभं राहायचा प्रयत्न केला गेलं तर तुम्ही असं करू नका, तुमच्यामुळे आमच्या पार्टी बदनाम होईल असं म्हणलं जात होतं. आणि आज लोक म्हणत आहेत की काँग्रेस आणि वंचितची युती माझ्यामुळे झाली नाही. तर माझा काय दोष होता? माझी एवढीच रास्त मागणी होती की या ठिकाणी 15,500 मुस्लिम समाज आहे आणि 7,000 SC समाज आहे. काँग्रेसनं जर मुस्लिम समाजाला उमेदवारी दिली तर आमचा पाठिंबा त्यांना राहील, ही रास्त मागणी केलेली आहे. का चुकीची मागणी होती का? आणि त्यामुळं त्यांनी तो राग धरून सर, आणि इथला जो स्वयंघोषित बुट्टू बाबा आहे, सर्वांना माहितच असेल बुट्टू बाबा कोण आहे, त्याने या पूर्ण देगलूर शहराचं वाटोळं केलेलं आहे. आणि हे पूर्ण निधी गुत्तेदारांना विकून आज 35 करोड रुपये तो कमवलेला आहे. आणि आज वेळाचं सोंग घेऊन तुमच्या समोर झोळी घेऊन असं फिरत असतो. त्याला गरीब समजू नका, त्याच्याकडे 35 करोड रुपयाची काळी माया आहे. हे प्रूफ केसात येणाऱ्या काळामध्ये मी सिद्ध केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि यामुळं मुस्लिम समाजाला आणि दलित समाजाला एका जागी होऊन या ठिकाणी नगराध्यक्ष होऊ नये या कारस्थानानं त्यांनी आमचं डाव धरलेला आहे. पण फारुख सर असतील, शिवाभाऊ नरगले असतील, प्रशांत दादा इंगोले असतील, या सर्वांनी वंचित बहुजन आघाडी आणि
काँग्रेसची युती घडून आणलेली होती आणि श्रद्धेय बाळासाहेबांच्या सूचनेनुसार त्यांनी युती केलेली होती, पण युती तोडण्याचा महापाप इथल्या हरामखोर नेत्यांनी केलेला आहे. याचा बदला आपण घेणार की नाही? सर्वांनी हात वर करून सांगा, याचा बदला आपण घेणार की नाही? आणि मी सर्वांना सांगू इच्छितो, की मला पाडण्यासाठी या राष्ट्रवादी, भाजप आणि काँग्रेसनं आपले 4 किल्ले गल्लीमध्ये सोडलेले आहेत आणि ते दारोदार फिरून मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आणि त्यांनी 2.5 लाख रुपये घेऊन तुमच्या मताचा सौदा केलेला आहे. तुम्ही त्यांच्या या माझ्या विरुद्ध करणाऱ्या टीकेला बळी पडणार का? तर ही निवडणूक आपली विकासावर आहे. मी नगरसेवक म्हणून केलेल्या कामावर आहे आणि मी सर्वांच्या सुखात दुःखात अडीअडचणीत येणारा माणूस आहे, याची जाणीव आपल्याला असेलच. आज माझा पराभव करण्यासाठी हे तिन्ही पक्ष एका जागी आलेले आहेत. म्हणून मी सर्व माझ्या बंधू भगिनी मतदार बांधवांना सांगू इच्छितो की आज ज्या या प्रभागाचं गणित आहे, 3700 मतं आहेत. 3700 मध्ये 2100 मुस्लिम समाजाचे आहेत आणि 1500 एससी समाजाचे आहेत आणि 150 मतं हे लमानी समाजाचे आहेत. तर या 1500 मतापैकी मी या जनतेच्या बळावर 750 मतं घेत आहेत आणि फक्त 500 मताची गरज आहे सर. आणि माझा मोठा भाऊ मुस्लिम समाजानं जर मला या ठिकाणी मतदानारूपी निवडून दिलं तर निश्चित त्यांच्यासाठी काय करू शकतो हे त्या सर्वांना माहित आहे. म्हणून मी आपल्या सर्वांना हात जोडून विनंती करतो की आपली या ठिकाणी आपली ताकद जर दाखवायचं असेल तर आपण एक होणं गरजेचं आहे. सर या ठिकाणी एक दिग्गज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्वांना जय भीम। आज हम नांदेड़ से तकरीबन 80 किलोमीटर का सफ़र करके देगलूर में आए हैं। ये देगलूर इनकलाबी और बागी लोगों की शहर है। आज यहाँ आने का मकसद वंचित बहुजन आघाड़ी के जो बेबाक कायदीन है, हमारे पास देगलूरकर साहब है जो पहले एमएलए का भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, कामड़े साहब है और बासित भाई है। आज हम देख सकते हैं कि डाइस पे जितने लोग मौजूद हैं वो सब लोग वंचित, मुस्लिम और महरूम तबके से है। ये एक बेहतरीन मिसाल है हिंदुस्तान के दस्तूर ने जो हमको लड़ने का हक दिया है। आज हम इलेक्शन लड़ सकते हैं और देगलूर की आवाम से गुजारिश है कि लड़ेंगे भी और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। देगलूर में सबसे अहम मसाइलों में से एक मसाइल है पानी का। यहाँ पे पानी की जो टाकी है, पानी की टाकी तकरीबन 3 साल से साफ नहीं हुई है। केमिकल से, जो केमिकल से साफ होती है वो 3 साल से साफ नहीं हुई है। उसकी वजह से हमारा जो हक हलाल का पैसा है वो हक हलाल का पैसा हमें दवाखानों में बर्बाद करना पड़ता है। आज एक नगर सेवक की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो आपकी तालीम, आपका रोजगार और आपकी सहूलियत जो हेल्थ के फैक्टर में करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है। दो चीज़ें हैं। आप नगर सेवक क्यों चुनते हैं? हम नगर सेवक दिल्ली के मसलों के लिए नहीं चुनते हैं। जो कायदीन यहाँ पे दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली की मत करो, गली की करो। आज हमारे गली में पानी नहीं है, ये देखिए यहाँ पे गंदगी है, 8-8 दिन कचरा नहीं उठता है, 8-8 दिन कचरा नहीं उठता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जितना वो चुन के आने वाले लोग हैं उतना ही अवाम है। आज हम क्या चीज के लिए वोट देते हैं? आज हम सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वोट देते हैं। 70 सालों से क्या हुआ? हमारी जो हालात थे वही है, आज हमारे मोहल्ले के हालात वही है। क्या आपके हर किसी के बच्चे स्कूल में जाते हैं? कितने नगर सेवक हैं देगलूर में? इतने नगर सेवक है, क्या किसी नगर सेवक ने कभी कोई स्कूल में जाके पूछा कि मेरे मोहल्ले का बच्चा स्कूल में आता है, क्या पढ़ता है, क्या देखता है? किसी ने नहीं पूछा। उनको मतलब नहीं है। वो 5 साल में एक बार आपसे वोट लेते हैं और खामोश बैठ जाते हैं। यही स्टेज पे मौजूद बासित भाई है। 2013-14 में औरंगाबाद में एसआईटी के चौकसी के नाम पे एक बेकसूर मुस्लिम बच्चों को टारगेट किया जा रहा था। इतना टारगेट और इतना बेबस कर दिया गया कि वो बच्चे ने खुदकुशी करी। वो खुदकुशी जो हमारे इस्लाम में
जिसकी इजाजत नहीं है खुदकुशी करी, जैसा ये बासित भाई को मालूम हुआ, बासित भाई ने उसकी लड़ाई लड़े और बासित भाई को पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकियां दी गई कि आपको जान से मार देंगे। ये वही बासित भाई है जिन्होंने कहा कि आप मुझे मारोगे लेकिन हक और इंसाफ के लिए कई लोग खड़े हो जाएंगे मेरे पीछे, और ये डर से वो लोग शांत हो गए। आज आप देख सकते हैं कि जब भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है तब प्रकाश अंबेडकर साहब और शुजात अंबेडकर साहब और वंचित के तमाम कायदीन और मेरा अंबेडकरी समाज ताकत से वंचित के साथ खड़े होता है। मुसलमानों, ये बेबाक और ये बेदाग लीडरशिप को चुनिए। आज मैं बोलना चाहता हूँ कि एक स्टेटस रखने पे, स्टेटस तो कोई भी किसी का भी रख सकता है, आज़ादी है इस मुल्क में, लेकिन औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो स्टेटस रख रहे थे मुस्लिम नौजवान, पुलिस वाले उठा के जेलों में डाल रहे थे, तब यही प्रकाश अंबेडकर साहब थे जिन्होंने कहा मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाता हूँ, किसके अंदर दम है आओ मुझे गिरफ्तार करके बताओ। ये हमारे कायदीन है। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि एक मौका वंचित को दीजिए। आपने आज तक हर किसी को वोट दिया, आपने कभी बीजेपी को हराने के लिए वोट दिया, कभी किसी सांप को जिताने के लिए वोट दिया। एक बार आपके बच्चों का चेहरा देख के वोट दीजिए। इंशाल्लाह ये जो चेहरे हैं, ये चेहरों ने कभी कोई गलत काम नहीं किया। ये चेहरे वो है जो मजहबी दीनी मामलात में भी अव्वल है और सामाजिक मामलात में भी अव्वल है। आपसे गुजारिश है, एक मौका, आज हमारी पीढ़ी, बासित भाई की पीढ़ी, कामड़े साहब की पीढ़ी, इन बुजुर्गों की पीढ़ी इस खस्ता हालत में, इंशाल्लाह आने वाले हमारे बच्चों की पीढ़ी इस हालत में नहीं रहेंगी। हम मेहनत और कोशिश करेंगे। इलेक्शन है, इंशाल्लाह जीतेंगे। अगर खुदा न खास्ता हार गए तो यही चेहरे जब आपके ऊपर जुल्म होगा तो बेबाकी से लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। माझ्या आंबेडकरी समाजाला एक विनंती आहे की बाबासाहेबांचा आपल्याला एक खूप मोठा उपकार आहे आणि बाबासाहेबांची शिकवण आहे, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। आपले उमेदवार शिकलेले आहेत, आपण बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली संघटित होऊ आणि 5 वर्ष संघर्ष करू। जय भीम, जय भीम, तकबीर, अल्लाह अकबर। हेलो साहेब, वार्ड नंबर 7 के उम्मीदवार संजय कामड़े साहेब, वार्ड नंबर 11 से शहनाज बेगम अब्दुल मजीद, नुमाइंदा उम्मीदवार अब्दुल बासित साहेब, शहनशीन पर तशरीफ फरमा वंचित बहुजन आघाड़ी नांदेड़ के लीगल एडवाइजर एडवोकेट बिलाल साहब, अरमान अहमद, हमारे साथी सैयद अशफाक और तमाम जिम्मेदारान और साथी, सामने बैठे हुए इस देश की वो जनता जो बदलाव चाहती है, वो जनता जो अपने हक और इंसाफ की लड़ाई के लिए मौसम सर्दी के बावजूद यहाँ पर बैठी हुई है, सबको मेरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। यहाँ पर हम आपके सामने आए हैं तो कुछ मुद्दे और कुछ पॉइंट्स को लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि आने वाली 2 तारीख को देगलूर शहर के नगर परिषद के इलेक्शन होने वाले हैं। मैं अपनी बात को इस शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है। ताकतें तुम्हारी है और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, और गैरते इज्जत अपनी जख्म खाकर जागेगी, पहला वार तुम कर दो दूसरा हमारा है। मौजूद सामाईन, आपके सामने यहाँ पर देगलूर नगर परिषद के इलेक्शन के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से कुछ उम्मीदवार दिए हुए हैं और उन उम्मीदवारों को आपके अपने हक राय दही यानी जिसे हम मतदान कहते हैं, आपके अपने मतदान चाहिए और आपके हासिल किए गए वोटों से, आपके लिए गए मतदान से देगलूर नगर परिषद के अंदर
ये लोग जीत कर जाएंगे और आपके हुकूक की, आपके इंसाफ के लिए, आप पर होने वाले जुल्म के खिलाफ, आप पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध में ये लोग देगलूर नगर परिषद में खड़े होकर आपके इंसाफ की दुहाई देंगे। आपके सामने बहुत सारे उम्मीदवार और बहुत सारी पार्टियां यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। एक तरफ वो कांग्रेस पार्टी है जिस पर आए दिन नए नए इल्जामात लगते हैं और बहुत सारे इल्जामात कांग्रेस पार्टी पर लगे हैं। कभी इस कांग्रेस पर गुजरात के फसादात के इल्जामात लगे हैं, तो कभी इस कांग्रेस पार्टी पर मुसलमान बच्चों को दहशतगर्दी के नाम पर बेकसूर जेलों में डालने के इल्जामात लगे हैं, तो कभी इस कांग्रेस पार्टी पर यहाँ पर गुजरात के फसादात के बाद दीगर शहरों में फसादात और दंगे कराने के इल्जामात लगे हैं, तो कभी इस कांग्रेस पार्टी पर बाबरी मस्जिद को शहीद करने के इल्जामात लगे हैं। उन सब के बावजूद हमने इस कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिलाने की और सियासी हिस्सेदारी की बात की थी। वो इसलिए की थी कि हमारे ऊपर कांग्रेस ने हजारों जख्म दिए हैं, हमारे जिस्म को छल्ली छल्ली करने वाली ये कांग्रेस पार्टी से नांदेड़ वंचित के अहदेदारान ने और जिम्मेदारान ने हाथ मिलाने की बात इसलिए की थी कि हमारे वंचित तबकात के, दलितों के, मुसलमानों के, बहुजन समाज के वोट डिवाइड ना हो, तकसीम ना हो। हम कांग्रेस से युति करने की बात करते हैं और कांग्रेस का खासदार जिसके पैंट के नीचे आरएसएस की चड्डी है वो रविंद्र चौहान, जो आरएसएस का एजेंट है, वो रविंद्र चौहान जिसको हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप वंचित से युति करके नांदेड़ जिले के अंदर वंचितों की, बहुजनों की, मुसलमानों की सत्ता ला सकते हैं। तो वो रविंद्र चौहान जो बाप की सहानुभूति में जीत कर आया हुआ है, जैसा आपके यहाँ का आमदार अंतापुर कर बाप को मरने के बाद उसका बेटा सहानुभूति में जीत कर आया है, ठीक उसी तरह से वसंतराव के इंतकाल के बाद उसका बेटा रविंद्र चौहान सहानुभूति में इलेक्शन जीतता है। तो उस रविंद्र चौहान से वंचित के लीडर फारूक अहमद साहब, प्रशांत इंगोले सर और यशपाल भिंगे वगैरह ये सब लोग मिलकर बात करते हैं और कहते हैं कि साहब यहाँ पर मुसलमान वोट अगर तकसीम होते हैं, दलित और मुसलमान अगर वंचित के झोली में जाएगा, मराठा और ओबीसी अगर कांग्रेस को मिलेगा तो यहाँ पर फाशिस्ट ताकतें जीत सकती है। बीजेपी देगलूर नगर परिषद में जीत सकती है, बीजेपी बिलोली में जीत सकती है, बीजेपी लोहा खंडार में जीत सकती है, बसमत है, नायगांव नरसी है। तो इन सारी जगहों पर अगर वंचित और कांग्रेस साथ लड़ती है तो बीजेपी यहाँ पर नहीं जीतेगी। ये युति की बात होती है, युति तय होती है और कांग्रेस के खासदार के साथ बैठकर वंचित के नेता युति कर भी देते हैं। लेकिन अफसोस है, सद अफसोस है, देगलूर नगर परिषद में पूर्ण सीट टोटल 27 नगर सेवक चुनकर आते हैं तो 27 में से 3 जगह युति होने की वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी अपने उम्मीदवार उतारती है। बाकी 24 जगहों पर वंचित ने अपने उम्मीदवारों को नहीं उतारा। वंचित ने इसलिए नहीं उतारा कि हम कांग्रेस के साथ है और इन 3 जगहों पर कांग्रेस भी उम्मीदवार नहीं उतारने वाली थी। ये युति तय होती है और ये युति तय होने के बाद हम देखते हैं कि वंचित के उम्मीदवारों के विरोध में कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार देती है। जब कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारती है तो हमारे जिम्मेदारों की तरफ से, हमारे पदाधिकारियों की तरफ से ये कहा जाता है कि कांग्रेस के दिए गए 3 उम्मीदवार वंचित के खिलाफ विड्रॉल किए जाएंगे। लेकिन फॉर्म उठाने की आखिरी तारीख तक वंचित बहुजन आघाड़ी अब इनका इंतजार करती है और चाहती है कि ये 3 उम्मीदवारों के खिलाफ में कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का विड्रॉल करा देगी। लेकिन हम देखते हैं
विड्रॉल नहीं होता है। अब अगर विड्रॉल नहीं होता है तो ये 23 जगहों पर जो वंचित का वोट बैंक है, जो दलित और मुसलमान रह रहे हैं, जो फारूक अहमद, प्रकाश अंबेडकर को पसंद करते हैं, उनके नेतृत्व को, उनकी नुमाइंदगी को, उनके लीडरशिप को तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो जगहों पर कांग्रेस को तो फायदा हो जाएगा। लेकिन 3 जगहों पर जहां वंचित के उम्मीदवार है, वहां वंचित के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाकर वहां से बीजेपी या वो राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ जो कांग्रेस और इन सेकुलर ताकतों के खिलाफ लड़कर महाराष्ट्र की हुकूमत में बीजेपी के साथ बैठा हुआ है, वो अजीत पवार के राष्ट्रवादी के उम्मीदवारों को जितवाने के लिए कांग्रेस ने यहां पर 3 जगहों पर वंचित के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार दिए हैं। अब फैसला आपको करना है कि एक तरफ वो कांग्रेस है जो 3 जगहों पर जीतने के लिए नहीं खड़ी है, बल्कि राष्ट्रवादी अजीत पवार के उम्मीदवारों को खड़ी है, और वो राष्ट्रवादी अजीत पवार महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ है। तो जो राष्ट्रवादी को जिताने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं, तो ऐसा समझिए वो कांग्रेस के उम्मीदवार चाहते हैं कि यहां से देगलूर में इन तीनों जगहों पर या तो राष्ट्रवादी जीते या फिर बीजेपी जीते। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ 3 जगहों पर ना राष्ट्रवादी जीतनी चाहिए, ना कांग्रेस जीतनी चाहिए, ना बीजेपी जीतनी चाहिए, तो सेकुलर ताकत के नाम पर आपके पास एक ऑप्शन बचता है, और वो ऑप्शन का नाम वंचित बहुजन आघाड़ी है। मैं आपको बतलाता चलूं कि जो राष्ट्रवादी अजीत पवार के यहां उम्मीदवार है, वो उम्मीदवार यहां के दलितों को और मुसलमानों को डरा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बहैसियत मुसलमान मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और ना यहाँ की अवाम डरती है। इंशाअल्लाह ताला 3 तारीख के दिन आप देखेंगे ये जो मुसलमान और दलित है, ये जब अपने घरों से निकलकर लोकशाही के अंदर, जो लोकशाही का सबसे बड़ा त्योहार होता है, उस त्योहार में यहाँ के मुसलमान और दलित खामोशी से जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारी 3 सीटें जीत कर आएगी, और डराने और धमकाने की जरूरत नहीं है। कल देगलूर में संग्राम जगताप भी आए थे, जो हमेशा मुसलमानों के विरोध में भाषण देते हैं और मुसलमानों को लांडे कहते हैं। तो लांडे कहने वाला संग्राम जगताप जो लांडे कहता है, अरे पांडे तेरी औकात कितनी है, ये हमने देगलूर नगर परिषद में आकर भी देख लिए कि जब तू यहाँ आया तो तुझे भाषण देने के लिए बिठाया गया था, लेकिन मुसलमानों और दलितों की अक्सरियत होने के बावजूद उसको भाषण नहीं देने दिया। ये आपकी ताकत है, और यही ताकत को आपको बरकरार रखना है। जो संग्राम जगताप एमएलए होने के बावजूद स्टेज पर बैठकर भाषण नहीं दे सकता, उस संग्राम जगताप को अपना लीडर बताने वाला, सेकुलर कहने वाला अपने आप को अजीत पवार है, उसको भी आपको बतलाना है। और राष्ट्रवादी जो अपने आप को सेकुलर कहती है, मैं मुख्तसर में आपको बतलाता चलूं कि नांदेड़ राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ में आज की तारीख में सबसे बड़ा अगर कोई नेता है, सबसे बड़ा अगर कोई लीडर है, तो उसका नाम प्रताप राव पाटिल चिखलीकर है। और वो चिखलीकर जो 5 साल तक बीजेपी का खासदार रहा है। बतलाओ, जो बीजेपी से खासदार रहा है, वो चिखलीकर की नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी अजीत पवार क्या सेकुलर हो सकती है? क्या सेकुलर हो सकती है? वही राष्ट्रवादी अजीत पवार गठ का नेता प्रताप पाटिल चिखलीकर की बेटी आज भी बीजेपी में, भाजपा के अंदर वो महिला आघाड़ी में महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष है। अगर
राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार होती, मुसलमानों और दलितों, मैं आपसे कहता कि जो चिखलीकर के नाम पे, जो चिखलीकर के नेतृत्व पे राष्ट्रवादी कांग्रेस नांदेड़ जिले में वोट मांग रही है, वो चिखलीकर से मेरा कहना है कि पहले अपनी बेटी को राष्ट्रवादी में लाना, फिर दलितों और मुसलमानों से कहना कि हमें वोट दे। जो चिखलीकर अपने बेटी को अपनी पार्टी में नहीं ला सकता, तो वो चिखलीकर मुसलमानों और दलितों को बेवकूफ बनाकर कह रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। अब आपको बतलाता चलूं कि नांदेड़ जिले का माजी खासदार, जिसका नाम भास्कर राव पाटिल खतगांवकर है, वो खतगांवकर जो अशोक चौहान का बहन भाई है, और वो अशोक चौहान जिन्होंने नांदेड़ जिले में परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं किया। पहले दलितों और मुसलमानों ने मिलकर अशोक चौहान के बाप को, शंकर राव चौहान को, जो पैठन से आया हुआ शंकर राव चौहान था, उसको नांदेड़ का लीडर बनाया, उसको नांदेड़ जिले से आमदार और खासदार बनाया, उसको महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया, उसको देश का गृह मंत्री बनाया। वो अशोक चौहान का बाप खासदार, आमदार, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री रहने के बाद जब उसकी मृत्यु होती है, वो शंकर राव चौहान का बेटा अशोक चौहान, जिसको नांदेड़ के दलितों ने और मुसलमानों ने अपना लीडर बनाया, वो अशोक चौहान जिसको दलितों ने और मुसलमानों ने अपना कायद, अपना रहनुमा, अपना लीडर समझा, वो अशोक चौहान ने आपके पीठ में छुरा खोपने का काम किया और आज जाकर वो भाजपा की सप में खड़ा हो गया। जो अशोक चौहान शंकर राव के बाद अशोक चौहान लीडर बना, अशोक चौहान के बाद उसकी बीवी अमिता चौहान आमदार बनी, उसका नौकर डीपी सावंत आमदार बना, महाराष्ट्र का मंत्री बना, उसका एक दूसरा नौकर जिसका नाम अमर राजूरकर है, 2 मरतबा वो नांदेड़ जिले से एमएलसी बना। तो अशोक चौहान ने अपने बीवी को, जो अशोक चौहान की बाप की विरासत में मिली हुई सत्ता थी, उसको अपने बीवी को लीडर बनाया, वो खुद लीडर बना, उसका बाप लीडर रहा, उसकी बीवी लीडर रही, और आज भोकर मतदार संघ से उसकी बेटी आमदार है। तो दलितों और मुसलमानों, ना ये अशोक चौहान आपका है, ना ये चिखलीकर आपका है, ना ये भास्कर राव पाटिल खतगांवकर जो अशोक चौहान का भौनी है, जिसको नांदेड़ जिले के मुसलमानों ने और दलितों ने खासदार बनाया था, और वो कांग्रेस से खासदार था। वो भास्कर राव पाटिल बीजेपी में जाता है, बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस में आता है, फिर उसके बाद वो भास्कर राव पाटिल आज राष्ट्रवादी अजित पवार में। बतलाना आपको ये चाहता हूं, राष्ट्रवादी अजित पवार में महाराष्ट्र लेवल के जितने नेता हैं, नांदेड़ जिले के जितने नेता हैं, उनमें से 90% नेता वो भाजपा से या कांग्रेस से आए हुए हैं और परिवारवाद वाले नेता हैं। चिखलीकर का बेटा जिला परिषद का मेंबर बनता है, चिखलीकर की बेटी जिला परिषद की मेंबर बनती है, लोहा खंदार के वो आमदार बनते हैं, नांदेड़ जिले के वो खासदार बनते हैं। बताओ किसी दलित और मुसलमान को उन्होंने जिला परिषद का मेंबर बनाया? ना आपको कभी बनाए, ना आपको कभी बनाएंगे। गुलामी, दलाली, गुत्तेदारी और ये महापालिका और नगर पालिका तक की लीडरशिप आपके हाथों में दी जाती है। वो भी नगर अध्यक्ष नहीं दिया जाता है, दलितों को वहां से नगर अध्यक्ष की सीट दी जाती है जहां से एससी रिजर्व सीट होती है। उसके अलावा कहीं ओपन में, कहीं ओपन महिला में, कहीं ओबीसी लेडीज और जेंट्स में किसी मुसलमान या दलित को नहीं बिठाया जाता। आपको लीडर बनाना इन पार्टियों की मजबूरी है। जहां से मुसलमान चुनकर आ सकता है वहां से सिर्फ मुसलमानों को टिकट दिया जाता है, जहां से एससी रिजर्व सीट है वहां से दलितों को नेतृत्व करने दिया जाता है। ना नगर अध्यक्ष के लिए कहीं से ओपन में दलित को सीट दी जाती है, ना कहीं से मुसलमान को सीट दी जाती है। अगर मुसलमान को देते भी है तो वहां से देते हैं जहां 70% मुसलमान रहते हैं। आपकी लीडरशिप आपको समझना है। अगर दलित और मुसलमान एक होते हैं तो देगलूर में ये तीनों सीटों से हम जीत सकते हैं और कई जगहों पर हम अपने आमदार चुना सकते हैं।
कई जगहों पर हम अपने खासदार चुना सकते हैं। आज आपके सामने एक अच्छा मौका आया है। देगलूर की तीनों जगहों से ईमानदार लोग खड़े हैं, जिनके ऊपर कोई कलंक नहीं है। कहीं आप नहीं कह सकते कि बासित भाई ने या सुशील कुमार देगलूरकर ने या हमारे दूसरे कैंडिडेट ने कई लाख 2 लाख रुपए लेकर मांडोली की है। ये जनता के हित में काम करने वाले, जनता के वफादार सिपाही है। आप इनको चुनकर दो, इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल ये लोग हल करेंगे। मैं आपके सामने बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी बात यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि आने वाली 2 तारीख को आपको इन तीनों उम्मीदवारों को कामयाब करना है। जब हमारे ये 3 उम्मीदवार कामयाब होकर नगर परिषद में जाएंगे तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये होगा कि दलितों और मुसलमानों के बच्चों को स्टडी करने के लिए और दलितों और मुसलमानों को अभ्यास करने के लिए इनके एरिया में कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, तो देगलूर नगर परिषद में हमारे तीनों कैंडिडेट का पहला प्रस्ताव होगा कि हमारे एरिया में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए और ये आपके नुमाइंदे लड़कर आपके एरिया में लाइब्रेरी लाएंगे। अभी मुझे पता चला कि दलित और मुसलमान जा रहे थे बसते हैं, वहां नगर परिषद का हॉस्पिटल नहीं है तो थोड़ा दूर है और वो भी रात में वहां पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपके नुमाइंदे चुनकर आएंगे, 1500 या 2000 का लालच देकर आपसे आपका वोट लेने की कोशिश की जाएगी। तो आपको बतलाना है कि हमको 1000-2000 नहीं, हमारे एरिया में लाइब्रेरी चाहिए, हमारे एरिया में जिला परिषद का हॉस्पिटल चाहिए, हमारे एरिया में परिवारवाद की सियासत नहीं होना चाहिए। अगर आप 1000-2000 में अपना वोट बेच दोगे तो याद रखो, जो लोग 20-20 साल से यहाँ पर शासक में मौजूद है, आज आप उनको वोट दे रहे हैं। हराम का माल इतना जमा किया हुआ है कि ये राष्ट्रवादी से जो मुसलमान भी और दलित भी चुनकर आते हैं, इनके पास 20 साल 25 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अगर 1000-2000 में आप अपना वोट बेच दोगे तो फिर आने वाले 10-20 साल के बाद जब आप नहीं रहेंगे, फिर आपके बच्चों को गुलाम बनाकर यही 2000-5000 में आपके बच्चों से वोट लिया जाएगा और इनके बच्चे चुनकर आएंगे। जैसा शंकर राव चुनकर आया, उसके बाद अशोक राव आया, उसके बाद उसकी बीवी अमिता चौहान आई, आज उसकी बेटी आई भोकर मतदार संघ से। तो ऐसे ही आपके देगलूर में अगर आपको परिवारवाद खत्म करना है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस से ठहरे हुए मुसलमान उम्मीदवार जो है उनके बहकावे में नहीं आना है, उनकी गुंडागर्दी में भी नहीं आना है। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो आप उनसे कहे कि हम संविधान वाले हैं, हमें डराने की कोशिश मत करना। बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाली कौम कभी ना बिकती है न कभी झुकती है, और जो डराने की कोशिश करेगा, बाबा साहब अंबेडकर ने हमको संविधान का वो हथियार दिया है, हम उस हथियार के साथ लेकर, उस हथियार को लेकर चलकर देगलूर नगर परिषद में अपने उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे। आपसे फिर आखिरी मर्तबा यही गुजारिश, यही दरख्वास्त करने आया हूं कि हमारे तीनों उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। मैं इस शेर के साथ अपनी तकरीर खत्म करूंगा। मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, सारे मसलक नशी मक्कार नजर आते हैं। मुल्क लुट जाएगा आसार नजर आते हैं, सारे मसलक नशी मक्कार नजर आते हैं। हमने इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत की है, फिर भी इन अंधों को हम ही गद्दार नजर आते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम, जज़ाकल्लाह। सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम। डाइस पर मौजूद वंचित बहुजन आघाड़ी के तमाम जिम्मेदारान, प्रभाग क्रमांक 4 से सुशील कुमार देगलूरकर साहब,
प्रभाग क्रमांक 7 से संजय कामड़े साहब और प्रभाग क्रमांक 11 से अब्दुल बासित साहब वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार है। और चंद ही लम्हात में आपके दरमियान मेरे कायद मोहतरम जनाब फारूक अहमद साहब घड़ी की बिगाड़ी करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीरें बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। मैं उस जगह ठहरा हूं, उस जगह से आपको बात कर रहा हूं जो एक इनकलाबी शहर माना गया, जो जियालों का शहर माना गया, जो परिवर्तन और बदलाव का शहर माना गया और जो गद्दारी का तोग अपने खांदों पर डालकर घूमने वाला और मीडिया को देखकर भागने वाला अंतापुरकर के शहर में ठहरा। यह वही अंतापुरकर है जिसने हमेशा आपको अपना रोना सुनाकर वोट हासिल किए और जाकर बीजेपी का कमल को खिलाया। हर बार इलेक्शन होता है, हर बार लीडर चुने जाते हैं, हर बार कोई ना कोई गिरता है, कोई तो कोई चुनकर आता है, फिर भी वो मसाइल क्यों की तू बाकी है। 70-80 साल देश को आजाद होकर हुए, हम आज भी चुनाव उसी मुद्दों पे लड़ रहे हैं। इसकी वजह क्या है, इसका उदाहरण क्या है, इसकी वजूहात क्या है, तो जवाब मिलता है कि हमारे पास नेता और नगर सेवक तो है पर ईमानदार और साफ नीयत और साफ चेहरे के नहीं है। ये बस्ती दलित और मुसलमानों से पहचाने जाती है, पर तुम्हारे सामने 3 तारीख तक वो चैलेंज है। एक तरफ खुला दुश्मन अंतापुर का ठहरा है, तो दूसरा तुम्हारा मसीहा बनकर तुम्हारे पीठ में खंजर मारने के लिए सौकर रुका है। ये दोनों से बचना चाहिए। वक्त बहुत कम रहा पर नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका। वो फैसलों के पीछे मत जाइए जिन फैसलों को जाने के लिए अपने नस्लें तबाह हो चुकी। हमारे जवान बूढ़े हो चुके, हमारे बच्चे जवान हो चुके। वही मसाइल में आज भी इलेक्शन होता है। सत्ता पर बैठने वालों, क्या तुम्हारे इनके दिलों का गम समझ में नहीं आता? क्या दलितों के मसाइल समझ में नहीं आते? क्या मुसलमानों के मसाइल समझ में नहीं आते? चिकलिकर को वोट देकर मुसलमानों को डिवाइडेशन में डाल देने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, वही चिकलिकर है जिसने 2019 का चुनाव नांदेड़ लोकसभा से खासदार बनता है। 53 तलाक का बिल लोकसभा में आता है। तमाम मुसलमान मायूसी का शिकार होते हैं कि मेरे आंखों के सामने मेरी शरीयत के मदाखिलत की जा रही है, मेरी शरीयत की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और यही वो चिकलिकर था मुसलमानों जो वहां पर बैठकर टेबल बजा रहा था और तायद कर रहा था। यही वो चिकलिकर था। क्या मुसलमानों, क्या तुम भूल गए ये चिकलिकर को कि एनआरसी और सीए का कानून यही खासदार था? जब आया तो उठकर उसके समर्थ में वोट दिया। हमारे महिला पर्दानशीन खातून जब शाहीन बाग का आंदोलन कर रहे थे तो यही चिकलिकर था जो पर्दानशीन औरतों को गालियां दे रहा था। तुम किस मंजिल पर मुसलमानों जाकर रुके हो? मैं उनसे भी सवाल करता हूं जो उनके झंडे उठाते हैं, जो उनको बड़ा मान रहे हैं कि 2000 और 5000 की नोट के पीछे, उनके पैसों के टगों के पीछे अपने जमीर के सौदे मत करो, क्योंकि तुम एक शख्स नहीं, तुम्हारे पीछे पूरी कौम रुकी है। तुम उन कौम का जनाजा मत निकालो। क्यों भूल गए तुम? इतना जुल्म क्यों भूल गए? नवाब मलिक को लाकर वोट बटोरा जा रहा है मुसलमानों का। नवाब मलिक से मेरा सवाल है, नवाब मलिक, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा तुम देश के गद्दार है कहकर मोर्चा निकालने वाली बीजेपी के साथ तुम्हारा सदर अजीत पवार है? क्या तुम भूल गए कि समीर वानखेड़े कौन था? नवाब मलिक बताओ, समीर वानखेड़े किसका आदमी था? क्या बीजेपी का आदमी समीर वानखेड़े नहीं था?
मीरवान खड़े बीजेपी के आदमी था, तुम्हारा सदर उससे हाथ मिलाता है और तुम मुसलमान के महलों में घूमकर वोट बटोरने की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए नवाब मलिक को घूमने के लिए मुसलमानों की बस्ती में। गुस्ताख नबी के खिलाफ जब पूरे मुसलमान मुत्तहिद थे, कहा था ये नवाब मलिक? यही वो शख्स थे बाला साहब अंबेडकर जिसने कहा था कि हम विधानसभा अगर जीतते हैं, हमारे चंद एमएलए ऐवान असेंबली में पहुंचेंगे तो एक कानून बनाया जाएगा और जिसका नाम गुस्ताख नबी के खिलाफ कानून बनाया जाएगा और जिसका नाम पैगंबर बिल होगा। अगर कोई जबान दराजी करेगा तो वो बिल उसके लिए जेल में डालने के लिए काम आएगा। ये काम प्रकाश अंबेडकर कर सकते थे, तो हम मुसलमान क्यों नहीं उनके पीछे ठहरेंगे? बहुत से मसाइल है, बहुत से जुल्म है, बहुत से शिकार हो चुके। अब इसके आगे शिकारियों के शिकार मत हो। चंद पैसों के एवज में अपने वोट को बिकाओ मत। ये जो बैठे हुए 3 लोग हैं, ये ऐसे नहीं है, इन्होंने बहुत जुल्मी सहा है और बहुत साफ नीयत से आपके बस्तियों के काम भी किए हैं। आज मौका इनको चुनकर लाने का आता है तो सब एक तरफ से ठहरते हैं। वो गला दबाने वाला पंजा भी ठहरता है और बंद घड़ी भी ठहरती है। यह हाल हो चुका है। मुसलमानों, तुमसे मैं सवाल करता हूं और तुम्हारे सामने सवाल रखता हूं। तुम जिनके झंडे उठा रहे हो, जो बंद घड़ी के झंडे उठा रहे हो, अजीत पवार देखकर तुमको क्या कहता होगा? यही कहते होंगे कि देखो जगताप इनके समाज को गाली देता है, फिर भी लाचार मुसलमान हमारी सभाओं में तालियां मारते। यही बोलते होंगे वो लोग। तुम किस मंजिल पर जाकर ठहर गए? सियासत अलग चीज है, जीतना और हारना अलग चीज है, और तुमने पूरे कौम का जनाजा लाने के लिए उनके पीछे घूम रहे हो। मी दलित बांधवांनाही सांगतोय, ही वेळ आता विखरण्याची नाही, एकमूठ होण्याची आहे। वज्रमूठ व्हावं लागेल आपल्याला। मुस्लिम समाज देखील तुमच्या सोबत आहे आणि मला गर्व आहे की तुम्ही मुस्लिम समाज सोबत आहात। मला गर्व आहे की तुम्ही ज्या बाबासाहेबांना मानतात त्यांच्याच नातू आमची लढाई लागतात, याचा मला गर्व अभिमान आहे। एक मजबूत तयार करा। ही लढाई आता संविधानाच्या संविधान मध्ये ही लढाई आता चालणार आहे। आमच्याकडे फक्त वोट घेण्याची मशीन किंवा वोट घेण्याचे झुंडे नाही। आम्ही तेच म्हणतोय जे आमच्याशी होते। सुशील दादाचा काळ होता, संजय कांबळे साहबांचा काळ होता, अब्दुल बासित साहब का काल सोचिए। ये अब्दुल बासित साहब वही थे तो फारूक अहमद ने 14,000 लोगों की लड़ाई लड़ी थी, तो यही थे कि रोजाना बेंगलुरु से नांदेड़ आकर ताइद में ठहरते थे। ये वो शख्स का वक्त आया है। मैं अपनी बात को समेटता हूं, रोकता हूं। मेरे कायदे मोहतरम जनाब फारूक अहमद साहब तशरीफ ला चुके हैं। वंचित बहुजन आघाडीच्या वंचित बहुजन आघाडीच्या फारूक अहमद ये वक्त अब बिखर जाने का नहीं, मुत्तहिद होने का वक्त है। ये बात आम करती जा रही है कि 3 तारीख को तो चुनाव है, 4 तारीख को हम है। तो याद रखो, 2 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को फैसला है, 4 तारीख को अगर आप है तो 5 तारीख से 5 साल के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी है। ये धमकियां, बबर धमकियां हमको मत दो। तुमको मालूम नहीं वंचित का मिजाज। एक सादे कार्यकर्ता पर जब आंच आती है
तो आरएसएस के हेड ऑफिस पर मोर्चा निकलता है। याद रखो सावकार को, हम सावकार से भी कहते हैं कि हम सावरकर को नहीं डरे, तो तुझ जैसे सावकार से क्या डरेंगे। हमारे मिजाज में अगर तलखिया है तो तुम्हारा जुल्म भी तल्ख है। हमारी जबान और हमारे अल्फाजों में अगर तिश्नगी है तो तुम्हारा जुल्म भी तिश्नगी का है। बोला जाएगा, खुलकर बोला जाएगा। राष्ट्रवादी पार्टी ने पीठ में खंजर खोपा, खुलकर बोला जाएगा। गला दबाने वाली कांग्रेस ने हमारे साथ नाइंसाफी करी, खुलकर बोला जाएगा। खुलकर बोला जाएगा दलालों के खिलाफ, खुलकर बोला जाएगा जालिमों के खिलाफ। अब वंचित बहुजन आघाड़ी हर सुबह सुबह हर कोना कोना अपनी आवाज बुलंद करने जा रही है। आपसे इत्तेहाद मांगती है। हम वोट की भीख नहीं, आपके इत्तेहाद की भीख मांगते हैं। हम वोट की भीख नहीं मांगते। 2 तारीख के दिन जब हम नांदेड़ से देखे तो हमें लगना चाहिए कि हमने हमारी बात को सलीके से अवाम में रखा था और अवाम ने हमको साथ दिया है। मैं इतना कहकर अपनी बात खत्म करता हूं और तीनों उम्मीदवारों के लिए शेर पढ़ता हूं कि बदन में जितना भी लहू है तुम्हारी अमानत है। बदन में जितना भी लहू है तुम्हारी अमानत है, जहां चाहे वैसा वसूल कर देना। हमारे कायद वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र के नायब सदर जनाब फारूक अहमद साहब और देगलूर नगर परिषद से हमारे 3 उम्मीदवार बासित भाई, सुशील भाई देगलूरकर और संजय कामड़े भाई, इनकी प्रचार सभा में इनके जलसे, इनका आज जो जाहिर सभा है, यहाँ पर आज हम आपके बीच हाजिर हैं। यहाँ पर तशरीफ फरमा हमारे तमाम स्टेज पर बैठे हुए साथी, सामने बैठे हुए मेरे माए बहनों, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों और घरों में बैठकर और होटलों में बैठकर सुनने वाले मेरे पर्दानशीर भाइयों और मेरी पर्दानशीर माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी ये कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। हमारी ये कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। अजीज दोस्तों, वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में 2019 में जब आदरणीय बाला साहेब अंबेडकर ने एक नारा बुलंद किया, आदरणीय बाला साहेब अंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी का जब निर्माण किया, तब एक नारा बुलंद किया और कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज आप देखिए, वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे महाराष्ट्र में जब 2019 में आई और जब वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ जिले के अंदर पहली मर्तबा लोकसभा के चुनाव लड़े, जब पहली मर्तबा वंचित बहुजन आघाड़ी ने नांदेड़ में चुनाव लड़ा, तब जो अशोक चौहान था वो ये कहता था कि यहाँ की 7/12 का धनी मैं हूं, यानी अशोक चौहान कहता था कि यहाँ पे मुझे हराने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ। इस तरह की बातें, इस तरह के खोखले दावे, इस तरह की खोखली बातें अशोक चौहान आपके मुसलमान मेरे भाइयों, आपके दम पे और हमारे पिछड़े हुए भाइयों, दलितों, SC, ST और तमाम पिछड़े महरूमीन के दम पर वो कहता था कि यहाँ की 7/12 का धनी मैं हूं। लेकिन जब आदरणीय बाला साहब अंबेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण किया तो वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान में आए और अशोक चौहान के पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी कि अशोक चौहान कभी लड़ने की हिम्मत नहीं किया और आज अशोक चौहान ने उनकी बेटी को भोकर से इलेक्शन लड़ाया। वंचित बहुजन आघाड़ी की जब मार पड़ती है तो वो कहीं का नहीं बचता है,
कहीं का नहीं बचता है, वो आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर है। उनके नात को मत जाओ, उनके साथ खेलने की, वंचित के साथ खिलवाड़ करने की गलती से भी कोशिश मत करो, झूठे ख्वाब भी मत देखो। ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आज यहाँ की रणनीति क्या है? आज यहाँ पर इलेक्शन है, इलेक्शन में आपके सामने कौन? आपके सामने कौन है? बीजेपी की राष्ट्रवादी। आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारे देश का दलिंदर फडणवीस है, वो दलिंदर फडणवीस ये बीजेपी के जो अजित पवार है, ये राष्ट्रवादी के नहीं है। उन्होंने क्या कहा था अजित पवार को कि अजित दादा चक्की पीसिंग, अजित दादा चक्की पीसिंग। तो ये अजित पवार, उनका जो एक एमएलसी आमदार है और जो मुसलमानों का नवाब मलिक ठेकेदार बना फिरता है, मैं दोनों से पूछना चाहता हूं। वो जो इदरीस नायकवाड़ी साहब है, उन्होंने कहा कि जब अजित दादा पवार ने राष्ट्रवादी से अलग होकर खुद की राष्ट्रवादी जो बीजेपी की गोद में जाकर बैठी है, वो जब बीजेपी की गोद में गए तो उन्होंने पहले अजित पवार साहब ने उनके खुसूसी लोगों को बिठाया। कंधार में एक सभा हुई, वहां पे इदरीस नायकवाड़ी ने कहा है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा कि इदरीस नायकवाड़ी कहते हैं कि अजित दादा पवार ने, फारूक सर, अजित दादा पवार ने कहते कि पहले मुसलमानों को बिठाकर बोले कि हम जो है तो ये बीजेपी और उसकी आरएसएस की विचारधारा के साथ नहीं जा रहे, हम आपको आपका हत्या दिलाने के लिए सत्ता में जा रहे। ऐसा कौन बोल रहे? इदरीस नायकवाड़ी बोल रहे। मैं इदरीस नायकवाड़ी से और बीजेपी की राष्ट्रवादी से मैं बिल्कुल ऐलान कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्रवादी नहीं, ये बीजेपी की राष्ट्रवादी है, ये अजित पवार की राष्ट्रवादी नहीं, तो ये सिंचन घोटाले के नीचे दबे हुए फाइल की राष्ट्रवादी है, जो जेल में जाने से डरकर बीजेपी के साथ गई हुई राष्ट्रवादी है। और वो राष्ट्रवादी के लोग आपके सामने खड़े हुए हैं। जब बीजेपी के राष्ट्रवादी आपके मस्जिदों पर, मीनारों पर लगे हुए भोंगे हैं, उसके खिलाफ बात करती है, तो आपके सामने वो इदरीस नायकवाड़ी क्यों नहीं आता, वो नवाब मलिक क्यों नहीं आता? आपके बीच में, आपके पास से राष्ट्रवादी का झंडा और डंडा लेकर घूमने वाले, क्या वो आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले? मैं उनसे पूछना चाहता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, जो घड़ी बंद घड़ी है, जिसकी आज भी घड़ी हम यहाँ पर करने वाले हैं, उन राष्ट्रवादी के चमचों और दलालों से हम ये पूछना चाहते हैं, कितनों में बिकोगे रे? कितने में बेचोगे अपने आप को? कब तक बेचते रहोगे मुल्क को, कौम और मिल्लत को, हमारे समाज को, अपने वोट को? ये एक वोट मेरे मायों बहनों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवान दोस्तों, आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। आपको इसकी कद्र करना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरह से आपके ऊपर जुल्म हो रहा है, वैसे हमले हो रहे हैं। आपको ट्रेनों के अंदर आपकी दिहाड़ी को देखकर ट्रेन से फेंका जा रहा है। सीएनआरसी के माध्यम से आपको इस मुल्क का शहरी नहीं, ये बात कही जा रही है। आपके बुर्के को देखकर आपके ऊपर लांछन किया जा रहा है। आप क्या खाएंगे, आपके बर्तन में क्या होगा, इसकी बात करने वालों के साथ ये राष्ट्रवादी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे मुसलमान भाइयों, आपके दिलों के अंदर ईमान बाकी है? आपके दिलों के अंदर ईमान बाकी है? क्योंकि हम जिस नबी के उम्मती हैं, वो नबी का उम्मती एक मर्तबा किसी भी पत्थर से ठोकर खा सकता है। बार बार ठोकर खाने वालों, अपने ईमान का तुम तपासनी करो, जायजा लो, कैसे तुम मुसलमान हो गए, कैसे तुम मुसलमान हो गए, इस बात का जायजा लो। ये सियासी मंच है, हम जानते हैं, लेकिन इस सियासी मंच को भी हम ईमानदारी से चलाना जानते हैं और ईमानदारी से चलाना चाहते हैं। इसीलिए आपके सामने निष्पक्ष उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिनके ऊपर कौड़ी का भी कोई इल्जाम नहीं। हमारी जो क़यादत है, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर यहाँ पर बैठे हुए हमारे नेता फारूक अहमद साहब, किसी की मजाल नहीं। हम यहाँ पर इल्जाम हर नेता के ऊपर लगा सकते हैं। अजित पवार सिंचन घोटाले के डर से बीजेपी के साथ गया कि नहीं गया, आप बताओ। शिंदे किस डर से बीजेपी के पास गया, ये आप जानते हैं। टुकड़ों में पड़ी हुई यहाँ की सियासत को, और अगर कोई कांग्रेस के भी जो चमचे हैं यहाँ के, वो उस चमचे का नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूँ।
वो जो चमचा है वो पहले बीजेपी में था, पहले बीजेपी में था, फिर उसके बाद बीजेपी से निकलकर बीजेपी की ही राष्ट्रवादी यानी जो सिंचन घोटाले में दबी हुई दबकर बनी हुई राष्ट्रवादी अजित पवार की जिसको राष्ट्रवादी कहा जा रहा है वो उसमें गया। फिर उसके बाद कांग्रेस की बागडोर संभालने के लिए वो आपके बीच में आया हुआ है और वो अजित पवार का बटन बीजेपी के अशोक चौहान के बटन पर चल रहा है। उसका नाम रामदास पाटिल सोमठानकर है। उसी ने यहाँ की हमारी जो वंचित और कांग्रेस की जो युति होने वाली थी यही वो सोमठानकर है। और सोमठानकर हमने भी ये ठान कर निकले हैं कि यहाँ से वंचित के उम्मीदवार जीतेंगे और तुझे जो तेरे नाजायज ख्वाब है, तू जो चाहता है कि यहाँ के मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के वोटों के साथ अगर तू खिलवाड़ करना चाहता है तो हम तुझसे ये कहना चाहते हैं सोमठानकर, यहाँ पर हमारी माएं बहनें बैठी है, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, यहाँ पर हमारे जवान बैठे हैं, तीनों भी हमारे उम्मीदवार इंशाअल्लाह ये ठान कर निकलिए। उस सोमठानकर को जवाब दीजिए कि वंचित के तीनों भी उम्मीदवार इंशाअल्लाह जब 3 तारीख को नतीजे खुलेंगे तो जीत का परचम लहराएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारे ये जो तीनों उम्मीदवार है, आपके मोहल्ले में चोरी ना हो, आपका अगर कोई कारोबार है तो उसके अंदर चोरी के डर से, या आपका कोई ऑफिस हो या आपका कोई गोडाउन हो तो आप चोरी से बचने के लिए क्या करते हैं? सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको यह दावा करता हूं, इस मंच से यह वादा करता हूं कि आप इन तीनों उम्मीदवारों को चुना कर दीजिए। इंशाअल्लाह हमारे ये तीनों उम्मीदवार वहां पर सीसीटीवी कैमरे का काम करेंगे और इनका जितना भ्रष्टाचार होगा इस प्रभाग में जितने भी प्रभाग आते हैं देगलूर शहर में, कहीं पर भी अगर 20 फीट के नाम पर 10 फीट की रोड बनाने का गबन होगा तो ये बाहर आकर पूरे भ्रष्टाचार को आपके सामने लाएंगे। नाली बनाने के नाम पर, गटर बनाने के नाम पर गू खाने का अगर कोई काम करेगा तो हमारे तीनों नेता आकर आपके सामने पोल खोल करेंगे, कहीं पर भी दलाली नहीं होने देंगे। इतनी बात हम दावे से कर सकते हैं क्योंकि हमारे तीनों भी उम्मीदवार जो हैं वो ईमानदार हैं, खुद के कारोबार से चलते हैं। हमारा कारोबार सियासत में पैसा कमाना नहीं तो आपकी खिदमत करना है। हमारा जज्बा नेक है, हमारी नीयत नेक है, हमारे इरादे बुलंद है और हमारी नीयत और जज्बे नेक और बुलंद है तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह की जात से उम्मीद है कि मुसलमान भाई हमारा साथ देंगे। क्योंकि जब से एससी समाज का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, दलित समाज का, अम्बेडकरी समाज का हम शुक्रिया अदा करते हैं। 2019 के बाद से जब चुनाव हुए वंचित बहुजन आघाड़ी का सिर्फ निशान देखते हैं और वहां पे बटन दबाने का काम अम्बेडकरी समाज करता आ रहा है और इंशाअल्लाह इस बार भी एक वोट अम्बेडकरी समाज का तीनों के हक में जाएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी दिखाइए। आपके दिलों के अंदर अगर वाकई में हक है तो हक के साथ खड़े हो जाइए और इंशाअल्लाह इस बार जिस तरह 2019 में वंचित बहुजन आघाड़ी ने ये बीजेपी की जो राष्ट्रवादी के जो तब के उम्मीदवार थे अशोक चौहान उसको हकाला था, अब इस जो दारू वाला है जो कंधार के किले से निकल कर आया है उसको हम यहाँ पे उद्ध्वस्त करेंगे और उस चिखलीकर को भी हम यहाँ पर खत्म करेंगे। 2025 का चुनाव यहाँ की राष्ट्रवादी को खत्म करने का चुनाव है। मैं तमाम मुसलमानों से एक बात का वादा लेना चाहता हूँ कि वोट डालने से पहले एक मर्तबा अपने दिल पर हाथ रखिए, एक मर्तबा अपनी पर्दानशीन माओ बहनों और हमारी नौजवान बच्चियों को, हमारी बहनों को देखिए क्या वो इनके पर्दे के ऊपर पाबंदी लाने के साथ में है या नहीं है। आने वाले वक्त में मेरे नौजवान दोस्तों, मैं आपसे खुसूसी ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाला वक्त बहुत मुश्किल वक्त होने वाला है। आने वाले वक्त में जिस तरह से सीए एनआरसी की बात हो रही थी उसी तरह से आपने देखा होगा बिहार चुनाव के अंदर 65 लाख वोट निकाल दिए गए एसआईआर के माध्यम से। अगर एसआईआर का मामला जब होगा तो ये क्या ये अजित पवार जो बीजेपी की राष्ट्रवादी है आपके लिए खड़े होने वाली है क्या? पूछिए उनसे, अगर वो हाँ में जवाब दीजिए तो बिल्कुल उनके साथ जाइए। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये बीजेपी की राष्ट्रवादी बिल्कुल भी उसका जवाब नहीं देने वाली है। ये बीजेपी की राष्ट्रवादी छुपी हुई आरएसएस की गैंग है, छुपी हुई आरएसएस की टोली है और ये जो प्रभाग के अंदर मोगलाजी सिरसाट है इसको भी एक बात बता देता
देते हैं, इस चुनाव में हम तुमको मोगला से मोगली बनाकर छोड़ देंगे, तुम्हें कहीं का बाकी नहीं रखेंगे। मोगली की बात इनको करेंगे। अशोक चौहान का और चिखलीकर का जो छुपा हुआ एजेंडा है वो आप देखते होंगे टॉम एंड जेरी का किस्सा है। वो टॉम एंड जेरी की तरह सांप और नेवले की तरह लड़ रहे हैं। उनके मजे लो, उनको हंसो, उनको हंसाओ और उनकी मजाक बनाओ और उनको खत्म करो। आने वाले 2 तारीख को ये चिखलीकर को, अशोक चौहान को निस्तो नाबूद करने का चुनाव बनाओ देगलूर से, और इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी के तीनों उम्मीदवारों को आप कामयाब बनाएंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं, आपसे वादा लेता हूं। यहां पर आप लोगों ने बोलने का मौका दिया, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, जय भीम।